और बात बड़ी खबर की करते हैं। स्नातक विधान परिषद सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। सभी बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। कोरोना को लेकर इसका खास ख्याल रखा गया है। बूथों पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। बूथ पर आए जो मतदाता होंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी इस दौरान की जाएगी। हम आपको बता दें कि 46 मतदान केंद्रों पर 116 बूथ बनाए गए हैं जहां पर ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो सभी बूथों पर कोविड काल को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी बात, स्नातक विधान परिषद में खास तौर पर अगर किसी के बीच में टक्कर है तो वो है एसपी और बीजेपी। तो 11 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तमाम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी बूथों पर मतदान की प्रक्रिया 8 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी। और उत्तर प्रदेश में शिक्षक स्नातक की 11 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसके लिए सभी दलों ने मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चुनाव में कुल 199 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में शिक्षक और स्नातक कोटे की 11 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव को राजनीति के दलदल से अलग रखने के लिए दलीय चुनाव की मनाही ही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को भी राजनीति के रंग में पूरी तरह रंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हालांकि शिक्षक संगठनों के प्रत्याशी भी चुनाव में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। चुनाव में 11 सीटों पर कुल 199 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि वो विधान परिषद में भी अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा ने स्नातक निर्वाचन खंड की सभी 5 सीटों और शिक्षक निर्वाचन खंड की 6 में से 4 सीटों पर सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। शिक्षक निर्वाचन खंड की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षक संघ के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, तो एक अन्य सीट को छोड़ दिया है। दरअसल इन 11 सीटों पर एमएलसी का कार्यकाल मई में ही खत्म हो गया था, जिस पर अब वोटिंग हो रही है। जिन 11 सीटों पर शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव हो रहे हैं उनमें आगरा स्नातक, आगरा शिक्षक, लखनऊ स्नातक, लखनऊ शिक्षक, मेरठ स्नातक, मेरठ शिक्षक, वाराणसी स्नातक, वाराणसी शिक्षक, इलाहाबाद झांसी स्नातक, बरेली मुरादाबाद शिक्षक, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट शामिल हैं। आगरा स्नातक खंड सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड सीट पर कुल 16 उम्मीदवार, लखनऊ स्नातक खंड सीट पर कुल 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मेरठ स्नातक खंड सीट पर कुल 30 उम्मीदवार और वाराणसी खंड स्नातक सीट पर कुल 22 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हैं। जाहिर है एमएलसी चुनाव के नतीजे 2022 से पहले प्रदेश में हवा का क्या रुख है ये तो बताएंगे ही, साथ ही सियासी दलों और पॉलिटिकल पंडितों के लिए ये नतीजे आगामी चुनावी भविष्य भांपने में भी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्हीं चुनावों पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब लखनऊ से, हिमांशु त्रिपाठी आगरा से, अश्विनी मिश्रा झांसी से, निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं शबाब का। शबाब, क्या चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? 8 बजे का वक्त था, क्या लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं? देखिए 8 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि जो अभी मतदाता हैं वो नहीं दिखे हैं बूथों पर। मेरे पीछे आप राजधानी लखनऊ के निराला नगर बूथ की तस्वीरें देख रहे हैं। आला अफसरान ज़रूर यहां पर मौजूद हैं। तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है, रीचेक किया जा रहा है कि कोई कोर-कसर ना रह जाए। पोलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन पोलिंग करने वाले मतदाता जो हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। 8 बजे से जो पोल शुरू हुआ है वो शाम को 5 बजे तक चलेगा और परसों जो है इन चुनावों की जो है वो मतगणना होगी। और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, खंड स्नातक की 5 सीटें हैं और शिक्षक स्नातक की 6 सीटें हैं। टोटल 11 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के एमएलसी की। हालांकि कुल जो है वो 16 सीटें होती थी, जिनमें से 5 अभी भी चल रही हैं। 11 रिक्त हुई थी मई में और उसके बाद से इन पर चुनाव होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये चुनाव नहीं हो पाए। लिहाजा इन चुनावों को भी कराया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया में तमाम अफसरानों को लगाया गया है, कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए कोविड के लिए डेस्क बनाई गई हैं। हर तरीके से कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन कराया जा रहा है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं तो खंड स्नातक
में तकरीबन 12 लाख के आसपास मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, और 1808 मतदेय स्थल जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा खंड स्नातक में 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि खंड शिक्षक कोटे में 2 लाख के आसपास जो मतदाता हैं वो देखिए पोलिंग पर मतदाता भी जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह लोग सबसे पहले जो है वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। असल में इन मतदाताओं के लिए भी ये चुनाव बड़ा खास होता है। कोई भी व्यक्ति आकर सीधे वोट नहीं कर सकता है। आपको इन चुनावों में मतदाता बनने के लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है। चुनाव की प्रक्रिया से पहले ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल की जाती हैं, दुरुस्त की जाती हैं। तो एमएलसी का ये जो खंड शिक्षक और खंड स्नातक का चुनाव है ये बहुत अहम है, और कैसे शिक्षकों और स्नातकों की नुमाइंदगी विधान परिषद में हो सके इस बात का ध्यान रखा जाता है। नीलू, बिल्कुल। शबाब, हमारे साथ हिमांशु भी इस वक्त आगरा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, वहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है चूंकि एमएलसी का चुनाव हो रहा है और अब तक ये बहुत ज्यादा राजनीति में ज्यादा दखल राजनीति या राजनीतिक पार्टियों का नहीं रहता था, लेकिन इस बार हमने देखा कि एसपी और बीजेपी भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर जो वोट करने पहुंचते हैं वो किस तरह के मतदाता होते हैं? हिमांशु जी बिल्कुल, 2 चुनाव हो रहे हैं आगरा के, और 12 जिलों में वोटिंग हो रही है इसकी। तो आगरा शिक्षक सीट है एक, और दूसरी सीट है आगरा स्नातक सीट। तो इसको लेकर के आगरा में भी मतदान हो रहा है, और मतगणना सबकी आगरा में ही होगी। तो पिछला चुनाव जो था उसमें शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में शिक्षक नेता चुने गए थे, लेकिन जो स्नातक प्रतिनिधि था उसके सीट पर जो है सपा का कब्जा था, और उसी कब्जे को तोड़ने के लिए बीजेपी ने इस बार व्यापक रणनीति बनाई है। और बीजेपी ने 12 जिलों में लगातार बैठकें की हैं। उसके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम मंत्री और सांसद लगे रहे, यानी किसी भी कीमत पर बीजेपी इस सीट को कब्जा करना चाहती है और सपा को पटकनी देना चाहती है। तो इस समय आगरा के रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज में हम हैं, और यहाँ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सबसे एक्सक्लूसिव चीज़ दिखाना चाहेंगे हम कि लापरवाही भी हुई है। इस हद तक लापरवाही, आप देखिए कि गेट पर प्रत्याशी का नाम वाला स्टिकर लगा हुआ है, भोज कुमार शर्मा। कायदे से स्टिकर को हटाया जाना चाहिए था, लेकिन जब मतदाता यहां से जाएगा तो ये स्टिकर देखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको ध्यान देना पड़ेगा प्रशासन को। आखिर मतदान केंद्र पर ही इस तरह स्टिकर कैसे लगाया जा सकता है? तो ये तमाम छोटी छोटी चीज, यानी हल्के में नहीं लेना पड़ेगा इस चुनाव को। चुनाव की गंभीरता को समझना पड़ेगा, और उसी के तहत यहाँ चुनाव हो रहा है। और यहाँ मतलब इस चुनाव को इतनी गंभीरता से लिया है खासतौर से बीजेपी ने, कि उसके वार्ड स्तर तक के नेता इसमें शामिल हैं लगातार अभियान में। बिल्कुल, तो राजनीतिक पार्टियां भी इसको काफी गंभीरता से ले रही है। और हिमांशु, प्रोटोकॉल का कितना पालन, कोविड के प्रोटोकॉल का वहां पर? जी, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। खास तौर से जो पुलिस अधिकारी लगे हैं और जो मतदान कर्मी है वो सब के सब पालन कर रहे हैं, मतदाता भी कर रहे हैं। लेकिन बिना मास्क के किसी को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। ये सख्त नियम का पालन यहाँ किया जा रहा है। सख्त नियम का पालन हो रहा है। अश्वनी मिश्रा भी झांसी से हमारे साथ जुड़ गए। अश्वनी, वहां पर वोट डालने पहुंचने शुरू हो गए हैं लोग, और कोविड काल है तो इसीलिए तमाम नियमों का पालन भी यहाँ पर किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले जानकारी ये दूं कि इलाहाबाद झांसी स्नातक सीट है जो कि 10 जिलों में चुनाव हो रहा है। तो फिलहाल जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू कराने को लेकर के पुलिस और प्रशासनिक अफसर जो हैं वो सभी अपने मतदेय स्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ ही एक बात बताना जरूरी है कि अभी यहाँ पे जो प्रत्याशियों के पक्ष में जो वोट डालने के लोग आएंगे जो वो भी आना नहीं शुरू हुए हैं। इसके अलावा जो कोविड जाँच है उसको लेकर के फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सख्त नियम बनाए गए हैं। किसी भी हाल में कोविड नियमों का उल्लंघन ना हो, इसका खास ख्याल हर मतदेय स्थल पर रखा जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ये जो सीट है, स्नातक सीट है, ये पिछले कई सालों से सपा के पास रही है। इस सीट को छीनने के लिए इस बार भाजपा का ने जोर लगाया है। सभी 10 जिलों में भाजपा ने बहुत बड़ी कैंपेनिंग की है। फिलहाल इस सीट को जीतने के लिए जोर लगाया गया भाजपा का, वो तो 3 तारीख को ही मालूम पड़े जब झांसी में सभी 10 जिलों की यहाँ पर वहां पर भाजपा ने भी इस बार पूरा जोर लगाया। निखिल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। निखिल, वहां पर क्या मतदान शुरू हो चुका है और किस तरह की टक्कर वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल नीलू, यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। हम इस समय मेरठ के सरदार पटेल पोलिंग सेंटर पर खड़े हैं, और जहां सुरक्षा के साथ साथ मतदान शुरू हो चुका है। ये चुनावी महापर्व है और आप देख सकते हैं यहाँ सुरक्षा के इंतजाम तो है ही,
और बाकी लोग मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं कि यहाँ पर मेरठ सीट के लिए 9 जिलों में मतदान हो रहा है। मेरठ से लेकर सहारनपुर तक करीब 9 जिले हैं और इन सभी पोलिंग सेंटर्स पर मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग वोट डाल के भी आए हैं। आप अपनी उंगली दिखाइए कि यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और ये लोग वोट डाल के भी आ चुके हैं। ये बताए कि इस बार क्या वर्चस्व रहने वाला है इस सीट पर? इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। नाम बताने किसका आना है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरीके से लोगों में कितना उत्साह है इस चुनाव को लेकर। आमतौर पर हर आदमी इसका वोटर नहीं है। हाँ। मगर जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो पढ़े लिखे प्रत्याशी को ही वोट देंगे और जो आगे काम करे उसी के लिए वोट कास्ट करेंगे। नीलू, आपको सबसे जबरदस्त आंकड़ा बता दें कि मेरठ सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर ओम प्रकाश शर्मा 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 8 बार से वो एमएलसी है। और वहीं हेम सिंह पुंडीर भी 4थी बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। मेरठ सीट पे कुल 45 प्रत्याशी आज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जिसमें से 30 शिक्षक सीट के लिए और 15 स्नातक सीट के लिए। बिल्कुल। और हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हिमांशु। अरे मंत्री जी, नीलू, मंत्री उदयभान सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो डालने पहुंच चुके हैं, तो हम उनसे जान लेंगे कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए चुनाव। मंत्री जी, आप बताइएगा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्या उम्मीद है आपको? लोकतंत्र में प्रत्येक चुनाव अपना विषय, इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति और अध्यापक जिनकी अपनी समस्या होती हैं उनकी आवाज विधान परिषद में बने, उनकी एडवोकेसी हो, समस्या के समाधान में के लिए वे अपनी बात रखें। लोकतंत्र में प्रत्येक चुनाव बहुत बड़ा अपने आप में महत्व रखता है। ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उतना ही महत्वपूर्ण चुनाव है जितना विधानसभा के साधारण विधायक का चुनाव है। बीजेपी को कितनी उम्मीद है इस चुनाव में? पिछली बार सपा का कब्जा था। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश के मतदाताओं के हृदय में बैठ गई है, मानस में बैठ गई है। तो ये देखें नीलू, चौधरी उदयभान सिंह बिल्कुल, तो इस एमएलसी के चुनाव को भी बहुत हल्के में बीजेपी नहीं ले रही है। शबाब के पास एक बार चलेंगे। शबाब, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की बात की जाए, खासतौर पर एमएलसी की प्रक्रिया, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि इसके जो वोटर्स होते हैं वो कौन होते हैं और किस तरह से ये चुनावी प्रक्रिया होती है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ था नीलू, तब राजनेता तो उसमें थे ही, लेकिन सदन ने ये कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड है, जहां पर शिक्षा का सबसे बड़ा दायरा है, वो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, लिहाजा वहां पर पढ़ने और पढ़ाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये कहा गया कि क्यों नहीं शिक्षकों का भी एक दल जो है वो विधान परिषद में हो जो उनकी नुमाइंदगी कर सके, क्योंकि राजनेताओं की बातें अलग होती हैं। लिहाजा शिक्षकों के लिए खंड शिक्षकों का एक कोटा बनाया गया जिसमें 8 विधायकों के चुने जाने की प्रक्रिया को रखा गया। चूंकि शिक्षक नेताओं की तरह आम चुनाव नहीं लड़ सकते थे, उनके पास उतना धनबल नहीं होता था, लिहाजा यह किया गया कि इन्हें सेलेक्ट करके विधान परिषद में यानी कि अपर सदन में सीधे भेजा जाए। लिहाजा 6 शिक्षकों की खंड की नियुक्ति के लिए 6 शिक्षकों के विधायकों की बात कही गई। इसके साथ ही जो ग्रेजुएट्स थे, जो स्नातक होते थे, उनकी भी तादाद उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर बहुत ज्यादा होती थी। लिहाजा विधान परिषद के लिए 8 स्नातकों की जो है वो नियुक्ति की बात कही गई, यानी कि कुल 16 सीटें हैं, 16 विधायक चुने। सब बातों का ध्यान रखते हुए एमएलसी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई गई और अब तो जो स्नातक है या परास्नातक है वो तो इसमें हिस्सेदारी होती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सक्रियता पार्टियों की भी इसमें बढ़ गई है इस चुनाव को लेकर, इसलिए और खास ये एमएलसी चुनाव हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन का 6वां दिन है, लेकिन किसान अभी भी जिद पर अड़े हैं। सरकार बात करने को तैयार है। बार बार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाए, लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कल के यानी 5वें दिन की हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर कल किसान डटे रहे और लगातार कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते रहे।
उधर किसान किसी भी सूरत में अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की धारा 144 के जवाब में धारा 288 लगा दी है। इन किसानों ने बैनर लगाकर उस पर बाकायदा चेतावनी लिखा। यहां पर धारा 288 लागू है और किसानों के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित है। किसानों का कहना है कि जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक सभी किसान इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस धारा का इस्तेमाल पहली बार दिल्ली में 1988 में इस्तेमाल करा गया था वोट तलब के ऊपर, और ये बड़ी कामयाब धारा है इसमें। तो वहाँ पे इसका 8 दिन नहीं तो 8 दिन हमने ये धारा लगाया और इसका जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। तो जब पुलिस प्रशासन 144 का इस्तेमाल करता है तो उसकी काट में 288 का हमको इस्तेमाल करना है। और गोंडा में लाइव एक्सीडेंट की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर पेट्रोल पंप से बाहर निकल रही बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार काफी दूर तक सड़क पर घिसटता चला गया। पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों बाइक सवारों की जान बच गई, क्योंकि जिस तरह से यह दुर्घटना हुई थी उससे बहुत मुश्किल था कि जो बाइक सवार है उसकी जान बच पाती। लेकिन यह अच्छी बात रही कि दोनों बाइक सवार सुरक्षित हैं। जैसे ही पेट्रोल पंप से बाहर निकली ये बाइक, वैसे ही एक गाड़ी सामने से आ रही थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सामने से आती हुई कार इस बाइक से टकराई और फिर दोनों बाइक सवार वहां पर गिर गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों बाइक सवार सुरक्षित बचा लिए गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, क्योंकि पेट्रोल पंप से निकलते वक्त ये हादसा हुआ। पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये तस्वीर कैद हो गई। पेट्रोल पंप से जैसे ही बाइक बाहर निकली, सामने से आ रही एक गाड़ी से ये टकरा गई। बहुत तेजी से ये गाड़ी आ रही थी, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जान भी जा सकती थी बाइक सवारों की। लेकिन अच्छी बात ये रही कि दोनों बाइक सवार को बचा लिया गया। और फतेहपुर में करोड़ों रुपए की सीज बालू चोरी होने का मामला सामने आया। हैरानी की बात तो यह रही कि पुलिस निगरानी के बाद भी माफिया बालू चोरी कर ले गए और पुलिस को कानो कान इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब पूरे मामले में न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई तो लखनऊ में बैठे अफसरों ने संज्ञान लिया। अब खनिज विभाग के निदेशक रोशन जैकब ने पूरे मामले में डीएम से रिपोर्ट तलब की है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है।